नमस्ते। हिसाब से चुनाव की धुरी नीतीश कुमार है। वे ही नायक है, वे ही खलनायक है। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि उनके बस में कुछ नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार भी मन ही मन खुद भी सोच रहे होंगे कि अचानक यह क्या हुआ। एक महीने में राजनीति जैसी गड़बड़ाई है, उससे नीतीश कुमार को निश्चित ही हैरानी परेशानी होगी। चिराग पासवान को लेकर चिढ़ होगी तो तेजस्वी यादव पर भी भन्नाए हुए हैं। उधर भाजपा की नीयत को लेकर अलग शंका है। वे नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर अब निर्भर है। भाजपा के आगे हर तरह से सरेंडर है। मंडल राजनीति से नीतीश कुमार का जो जलवा बना था वह अब कमंडल पर आश्रित है। तभी सवाल है कि नीतीश कुमार से क्या तो बिहार बना और उनकी विरासत में क्या कुछ बचा है। क्या पूरा चुनाव उनके 15 साल के राज के खिलाफ गुस्से में तब्दील हुआ नहीं है? क्या है जमीनी हकीकत? इस पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह से बातचीत है। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। दिलीप जी, आप बिहार में कई जगह घूमे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में चुनावी चकचक में इस समय सबसे गंभीर सस्पेंसपूर्ण मुद्दा या चेहरा क्या है? ये चुनाव घोषणा से पहले तक ऐसा लग रहा था कि एनडीए वर्सेस यूपीए का चुनाव है ये, और एनडीए चुनाव तक आते आते चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी उनको अपने साथ ले लेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और चुनाव घोषणा के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने बिल्कुल एकला चलो का बिहार में एक राह पकड़ा और कहा कि हम मोदी जी के समर्थक हैं, हम उनके हनुमान हैं, हम बीजेपी को वहां सत्ता में बिठाना चाहते हैं। ये एक ऐसी राजनीति खेल जिसे सियासी खेल कहते हैं, इस सियासी खेल से कई सारे दांव, कई सारे जो बाजी है वो पलटने की स्थिति में है। खास करके अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी और नीतीश कुमार ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समर्थन देते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी के नेता, तमाम नेता जेडीयू के भी और बीजेपी के लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और एलजेपी के जो अध्यक्ष नए बने हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रम फैला रहे हैं। अब भ्रम फैला रहे हैं, कौन भ्रम फैला रहा है? लेकिन लोगों में, जनमानस में एक बात जो लोगों में घर कर गई है कि एलजेपी बीजेपी के तरफ से ही नीतीश कुमार को हराने के लिए एक मोहरा के तरह, सियासी मोहरा के तरह उनका इस्तेमाल हो रहा है। और वो जितने पुराने या नए उम्मीदवार जो भी उतार रहे हैं, खास करके जेडीयू के खिलाफ ज्यादातर उनका उम्मीदवार उतर रहा है, और वो तमाम समीकरण जो जेडीयू के नेता सोचते थे कि वो जीतेंगे, वो उनको ऐसा लगने लगा कि एलजेपी के वहां आने से, प्रत्याशी को उतारने से उनको नुकसान हो सकता है। तो एक तो बहुत बड़ा मैसेज जिसे कहते हैं कि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनके जो नेतृत्व है, उनके जो रणनीतिकार हैं, उनके सबके मन में धीरे धीरे ये आने लगा कि लोजपा के प्रत्याशी का उतरना उनके खिलाफ, उनके सियासी भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अब जब ये स्थिति बनने लगी तो जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, जो जेडीयू के ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी जमीन पे पकड़ है, सियासी समझ है, उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एनडीए में होते हुए भी जिस तरह से चिराग पासवान केंद्र में एनडीए में बने हुए हैं, बिहार में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, बीजेपी की सरकार बनानी है, तो इससे पूरी सियासी गणित कई पार्टियों का, सिर्फ जेडीयू का ही नहीं बल्कि जो जेडीयू के विरोधी हैं राजद, और जो कांग्रेस है, अवाम दल है, और कई तरह की जो राजनीतिक गणित है, वो गणित बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आ रहा है जमीन पे। दिलीप जी, मेरा ये कहना है कि आपकी इस बात से एक संकेत ये निकल रहा है
कि जनता दल यू के अंदर भी वहां के नेता उम्मीदवार भी मन ही मन ये मान रहे हैं कि भाजपा भीतरघात कर रही है उनके नेता के खिलाफ। इसलिए क्या जनता दल यू के अंदर भी उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक वोटर क्या भाजपा से नाराज होकर भाजपा से बदला लेने के मूड में भी हो सकते हैं क्या? मेरी जेडीयू के कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई और उनसे जब मैंने पूछा जो कुछ हो रहा है, एलजेपी के प्रत्याशी जिस तरह से आपके खिलाफ उतर रहे हैं और जिस तरह से आरजेडी आपके खिलाफ है, कांग्रेस आपके खिलाफ है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी आपके साथ रहते हुए बीजेपी साथ है या खिलाफ है? तो उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी एक टिप्पणी थी कि बाकी दल सियासत कर रहे हैं तो हम लोग कोई घास नहीं खाते हैं। हमें भी समझ में आती है कि बिहार की सियासत हमारे बूते चलता है। हमने बिहार के सियासत में आज हमारी पकड़ है। हम जानते हैं कि जमीन पे क्या होना है और क्या हो रहा है, और जो कुछ जमीन पे हो रहा है उसका जवाब देना हम जानते हैं। तो उनका संकेत उस नाते ये लगता है कि जमीनी तौर पर भाजपा और जनता दल यू के बीच का खिंचाव हो सकता है धीरे धीरे, मतलब भीतरघात वाली आपस में परस्पर एक दूसरे से स्कोर तय करने का, बदला लेने का कहीं न कहीं कोई माहौल बन सकता है, कहीं न कहीं ऐसे दाव पे चल सकते हैं। या आप मानते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में इसकी चकचक में और भीतरघात चालू हो चुका है? एक जो दिलचस्प बात है इस पूरे चीज में, मेरी आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई और उनके भी निशाने पे नीतीश कुमार ही थे। उनके निशाने पे नीतीश कुमार थे और जो एलजेपी के प्रत्याशी हैं उनके निशाने पे भी नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, जो जेडीयू के प्रत्याशी है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उसके वो लोग भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के ऐसे मतदाता या पदाधिकारी, मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वहां पे बीपी मंडल जी के परिवार का एक निखिल मंडल है, उनको जेडीयू के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। आरजेडी की तरफ से चंद्रशेखर जी को उम्मीदवार बनाया गया और एलजेपी के तरफ से एक और यादव उम्मीदवार बनाया गया। पप्पू यादव वहां खुद से घोषणा कर चुके हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब तमाम लोग नीतीश जी के प्रत्याशी के खिलाफ हैं, इसमें तो बहुत है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने घोषणा किया कि हम लोग इस बार नाराज हैं और जेडीयू ने हमें पूरे जिला में एक भी सीट नहीं दिया है, इसलिए हम जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में हम काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है फिर कि जब भाजपा में सुशील मोदी ने या खुद अमित शाह ने और सबने दो टूक शब्दों में कहकर इस बात को कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यही होंगे, और तो प्रदेश के भाजपा नेताओं और प्रदेश के जनता दल यू नेताओं के बीच में केमिस्ट्री के नाते क्या भरोसा नहीं बन रहा अभी भी? या वो अब प्रदेश नेतृत्व से नीचे जिला स्तर के अंदर मामला बिखरा ज्यादा हो गया? एक जो बड़ी बात हुई मोदी जी के आने के बाद और 14 से लेके अब तक, मोदी के समर्थक काफी आक्रामक होके भाजपा को आगे बढ़ाया उन्होंने, और वो पार्टी का जो फैलाव जमीन तक हुआ उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी कि जब पार्टी चुनाव, विधानसभा चुनाव 15 के बाद 20 में होगा तो उनको कुछ तरजीह दी जाएगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी, नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, उनका समर्थन ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बार्गेन करके अपने लिए उन्होंने स्पेस रखा, उसमें जो कार्यकर्ता बाहर से बीजेपी में जुड़े, जिनको ये लगता था कि उन्हीं का तमाम अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी स्थिति में खास करके उन्हें दो 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 महत्वपूर्ण वहां पे बदलाव हुए कि ऊपर के नेतृत्व लेवल पे तो बिल्कुल बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जमीन पे जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है वहां वहां बीजेपी के जो कमिटेड वर्कर्स हैं और जो नए वर्कर्स हैं दोनों जेडीयू के खिलाफ हैं। आपकी इस पूरी बातचीत का लबोलुबाब या विश्लेषण में यदि ये कहूं कि मंडल राजनीति के अंतिम मुकाम में उसके अंतिम हीरो के नाते, नायक के नाते नीतीश कुमार खुद अगर परेशानी में है
तो ये चुनाव बहुत ही निर्णायक नेतृत्व के स्तर पर और राजनीतिक जुमले के तौर पर भी है। ये निष्कर्ष बन सकता है। बिल्कुल सर, इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष में आपको सिर्फ जो कुछ हमारी बातचीत हुई कि जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ 72 सीटों पे सीधे सीधे मुकाबले में है, और जहां एलजेपी जेडीयू के खिलाफ ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो उनके सामाजिक समीकरण को ध्वस्त कर सकता है, जिसके नीतीश कुमार अब तक हीरो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंडल सियासत का जो आखिरी नायक नीतीश कुमार वहां दिख रहे हैं, उनके नायक बनने के लिए जो उनका सामाजिक समीकरण था, उस सामाजिक समीकरण में मोदी जी जबरदस्त सेंध लगा चुके हैं। वो महानायक हो गए, इसलिए नायक को अब अस्तित्व का खतरा है। बिल्कुल दिलीप जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस बातचीत में आपने जो जाना समझा है, उसके अलावा भी और कई पहलू हैं। उसी को लेकर अब है खुलासा। बिहार के इस बार के चुनाव में एनडीए को लेकर एक रहस्य यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार ने भाजपा की शर्तों के आगे सरेंडर क्यों किया और क्यों उससे कम सीट पर लड़ने को राजी हुए। इसका सीधा और सरल जवाब यह था कि इस बार चुनाव में उनकी सत्ता दांव पर है, इसलिए मूल भाव की ताकत उनके हाथ में नहीं। जैसे 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सत्ता दांव पर थी, इसलिए मूल भाव की ताकत उनके हाथ में नहीं थी। तभी तो सांसदों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार भाजपा की बाह मरोड़कर उसके बराबर 17 सीट लेने में कामयाब हो गए। नीतीश को सीट देने के लिए भाजपा अपनी जीती हुई सीटों से भी 5 सीट कम लड़ी थी। भाजपा ने इस बार उसका बदला लिया, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी सत्ता बचानी है और उसे बचाने का एकमात्र रास्ता उनको यही सूझ रहा था कि भाजपा के साथ लड़ा जाए। इसलिए उनको भाजपा की शर्तों पर राजी होना पड़ा। इसके बावजूद भी क्या उनकी सत्ता बची रहेगी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं। खुद नीतीश कुमार इसे लेकर आश्वस्त नहीं होंगे कि उनकी सत्ता बच पाएगी या नहीं। उन्होंने अलग अलग किस्म के प्रयोग करते हुए पिछले 15 साल तक बिहार पर राज किया। अब तक उनका हर प्रयोग सफल हुआ, सो उनके पिछले प्रयोगों की सफलता के आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार भी प्रयोग सफल होगा। नीतीश कुमार राजनीतिक दांवपेच के माहिर खिलाड़ी हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा को छोड़कर राजद और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर 1.5 साल बाद ही दोनों को छोड़कर वापस भाजपा के पाले में चले गए। उन्होंने राजद के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा और साथ मिलकर सरकार चलाई, उसका नतीजा यह हुआ कि तेजस्वी यादव के ऊपर किए जा रहे उनके हमले बेअसर हो रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद का कंट्रास्ट थे। दोनों स्याह सफेद की तरह जमीन आसमान की तरह थे। राजद का राज जंगल राज था और जदयू का राज सुशासन था। नीतीश ने पहले 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त की, अपराधियों को जेल में डाला। आश्चर्यजनक रूप से राज्य में सजा होने की दर बढ़ गई, सड़कें बनी, सब कुछ पटरी पर आता दिखने लगा। इस उपलब्धि के दम पर नीतीश कुमार को 2010 में बिहार की जनता ने 3/4 से ज्यादा बहुमत दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कामकाज और सुशासन की बजाय राजनीति करने पर ज्यादा ध्यान दिया। वे अपने लव कुश महादलित अति पिछड़ा के समीकरण में उलझ गए। सो अब उनकी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ गई हैं। उनको और उनकी पार्टी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री की अपील है अब गठबंधन को जिता सकती है। हालांकि भाजपा ने जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि प्रधानमंत्री की अपील का फायदा भाजपा के उम्मीदवारों को ही ज्यादा मिलेगा। जदयू के उम्मीदवारों को इसका फायदा मिलना संदिग्ध है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी अपील करे, जमीनी स्तर पर अगर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने लोजपा उम्मीदवारों की मदद बंद नहीं की तो जदयू को बड़ा नुकसान होगा। इस दांवपेच और आपसी अविश्वास का फायदा राजद कांग्रेस को हो सकता है। तो नीतीश कुमार की सत्ता दांव पर है और साथ साथ उनके ब्रांड की राजनीति, जिसे उन्होंने सुशासन या न्याय के साथ विकास का नाम दिया था, वह भी दांव पर है। और कर्पूरी ठाकुर के मॉडल पर चलते हुए जो राजनीतिक विरासत उन्होंने बनाई है, वह भी दांव पर है। उनके नाम, उनके सुशासन, उनकी सोशल इंजीनियरिंग सबकी परीक्षा होनी है। बिहार की चुनावी सुर्खियों, नेताओं के भाषण का सच वह नहीं है जो अखबार, टीवी चैनलों में
प्रायोजित अंदाज से पढ़ने को मिल रहा है। सच्चाई अलग ही है। इसे जानने के लिए बिहार की नस नस के जानकार व अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी से मेरी बातचीत है। सो जाने ताजा हेडलाइंस का और छोर। अजीत, आज भाजपा के घोषणा पत्र से वहां क्या माहौल बना है और किस तरह की सुर्खियां अलग अलग निकल रही है? चूंकि आज सुबह ही बीजेपी का घोषणा पत्र आया, तो सुबह जैसे उनका घोषणा पत्र आया वैसे ही उस पर चर्चा शुरू हो गई, उसकी 2-3 बातों को लेकर के, जिसमें एक मुख्य बात वैक्सीन की थी। जो उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी करते हुए, कि मेरा पहला वादा, पहला संकल्प हमारा ये है कि हम बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो इस पर कुछ ओवर रिएक्शन भी हुए, उसकी एक गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सबसे पहले वैक्सीन देंगे, हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। तो ये हम लोग भी बहुत दिन से, पहले दिन से लिखते आ रहे हैं कि सरकार को कोरोना के इलाज में मुफ्त में लोगों का टेस्ट कराना चाहिए है, मुफ्त इलाज करना चाहिए, मुफ्त वैक्सीन देना चाहिए। तो उस लिहाज से ये ठीक है कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। अगर ये कहा होता कि सबसे पहले देंगे, तो ये एक इम्प्रोप्राइटी होती, अनैतिकता भी होती, असंवैधानिकता भी होती, उसमें सारी चीजें, वो नहीं है इसमें। हम मुफ्त देंगे। तो अब सवाल है कि जब मुफ्त बिहार को देंगे, जब बिहार जैसे गरीब राज्य को अगर आपको लगता है कि सरकार बन जाएगी, आप मुफ्त में देंगे, तो अभी भी तो आपकी सरकार है, अभी भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के हैं। तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए क्या किया, कोरोना मरीजों के लिए क्या किया, वैक्सीन खरीद की कोई पहल की गई है कि नहीं की गई है, इसके बगैर सीधे वादा कर दिया। तो उसके मंशा पर संदेह है, इस बात को लेकर संदेह है कि आप कैसे करेंगे जब अभी आपने कुछ किया ही नहीं है। नहीं तो इस पर बाद में अपोजिशन वालों ने, राजद ने, महागठबंधन के नेताओं, बाकी नेताओं ने वहां इस तरह की प्रतिक्रिया की है। बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। राजद के ने कहा, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि वैक्सीन सरकार की है, भाजपा की नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस की तरफ से वहां चुनाव प्रबंधन के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन, भाजपा मौत का भय दिखा करके और लोगों के वोट लेना चाह रही है। लेकिन वो भी एक ओवर रिएक्शन है। आप खुद जान रहे हैं कि वहां वैक्सीन, वहां कोरोना का भय किसी को है ही नहीं, तो वैक्सीन की चिंता कौन कर रहा है? ऐसे भी वहां 95% रिकवरी रेट बता रहे हैं, तो लोग क्या वैक्सीन की चिंता करेंगे? तो उस नाते उनकी घोषणा पत्र की ज्यादा बात कौन सी चर्चित रही है भाजपा की? दूसरी बात, वैक्सीन के अलावा जो दूसरी बात चर्चा में रही, वो ये कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसमें भी भाजपा बहुत वेग रही, बड़ा अस्पष्ट है ये बात कि 19 लाख रोजगार देंगे, उसका क्या मतलब है? जैसे तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को पहली कलम से सरकारी नौकरी देंगे, अब इसमें कहा गया कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये बहुत अस्पष्ट सी बात है कि आप कैसा रोजगार देंगे। स्वरोजगार होगा, जैसे यहाँ, जैसे पहले बीजेपी ने कहा हुआ कि देश भर में 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार दिया, तो कितना उस तरह का रोजगार होगा उसमें? आप आईटी हब बनाएंगे, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कैसा रोजगार मिलेगा वो? नहीं, उसमें मेरे ख्याल से वो 4 लाख सरकारी नौकरी का भाजपा ने भी वादा किया, तो इसी पर इनका कहना है कि हम तो 10 लाख दे रहे हैं, वो 4 लाख ही दे रहे हैं। ये एक नया उन्होंने वो किया है। उन्होंने कहा कि 3 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो वो सरकारी शिक्षकों की बहाली कैसे करेंगे? बिहार में तो अभी भी नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल किए, लेकिन सब ठेके पर रखे गए, 8-10 हजार रुपए में रखे गए। अब तो खैर अच्छा वेतन हो गया, लेकिन सब ठेके पर ही है, सब संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर की नौकरी है उसमें। तो ये स्पष्ट नहीं है कि आप जो शिक्षक बहाल करेंगे, जो अभी बहाल हुए हैं, अगर जो आप कह रहे हैं कि हम परमानेंट शिक्षक 3 लाख बहाल करेंगे, तो अभी जो 3-4 लाख आपने बहाल किया है, इन सबको भी परमानेंट करना होगा। समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा आपको करनी चाहिए थी। जनसभाओं से क्या निकलती हुई ये सुर्खियां, और उन सुर्खियों का क्या सच है? जनसभा की सुर्खियां, वो अब आज राजनाथ सिंह की भी सभा हो रही है, योगी आदित्यनाथ की भी सभा हो रही है। तो इन सभाओं में कोई खास सुर्खी बाहर से जितने नेता गए हैं वो नहीं बनवा पा रहे हैं। उसमें तो 2 दिन सभाएं करने के बाद योगी आदित्यनाथ की सभा से ये निकला कि कश्मीर में 370 हटा दिया, अब आप जमीन खरीद सकते हैं। अब बिहार का कौन आदमी जम्मू कश्मीर जा रहा है जमीन खरीदने, और अभी जमीन क्या वहां मिल रही है? लेकिन एक इमोशनल उसके लिए एक जो उसको कह सकते हैं राष्ट्रवाद वाला, जो पुराना बीजेपी का रहा है एजेंडा, उस एजेंडे पर कि राम मंदिर कर दिया, 370 हटा दिया, उससे कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन अभी मुद्दों के नाते तो अगर देखा जाए तो एक रोजगार में, और रोजगार में भी तेजस्वी के वायदे के ऊपर रिएक्शन के नाते सब कुल मिला के पूरी राजनीति है। इसके अलावा वहां और क्या, जमीन से क्या फीडबैक है? लोग वहां कोई अगर जनसंपर्क के लिए कोई उम्मीदवार जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वहां लोकल छोटे इश्यू उठा रहा है या कुछ और तरह की बातें हो रही है? नहीं, तो विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है उससे तो लोग लोकल मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। जैसे अगर वो शहरी इलाके का है तो सड़क वो टूटी हुई है, नाली नहीं बनी है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये लोकल इशू तो अपनी जगह पर है।
इसको लेकर के ही सबसे ज्यादा विरोध है वहां। कई जगह जो प्रत्याशियों के विरोध हुए या जो लोकल एमएलए है उसका विरोध हुआ या पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ, वो इन्हीं मुद्दों पर हुआ। लेकिन उस नाते ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा या प्रदेश के स्तर पर भी चर्चा और बिहार पर फोकस कल प्रधानमंत्री की सभा और उसकी भीड़ और उसके तेवर के बाद ही कुछ वापस तय होगा, समझ आएगी चीजें। कल चूंकि 23 तारीख है और 3 दिन के बाद उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा, पहले चरण का 28 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उस लिहाज से कल जो मैसेज होगा प्रधानमंत्री की सभाओं से भी और राहुल गांधी की सभा से भी, उसका मैसेज, उससे एक माहौल बन जाएगा पहले चरण का। कल राहुल गांधी के साथ क्या तेजस्वी भी रहेंगे या अलग अलग मीटिंग है दोनों? अभी तक तो ये है कि वो रहेंगे किसी एक सभा में, उनको रहना है, जो वो हिसुआ में एक सभा है और एक दूसरी सभा में, किसी एक सभा में उनको रहने की बात है। लेकिन जिस तरह का एनडीए का प्लान हुआ है कि हर सभा में नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे, वैसा अभी महागठबंधन ने तय नहीं किया। तो अजीत, कल देखते हैं कैसी सभा होती है प्रधानमंत्री की और उससे क्या माहौल बनता है। उम्मीद है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में यह प्रोग्राम अलग व अच्छा लगा होगा। सो प्रोग्राम को पसंद करें। YouTube पर नया इंडिया टीवी विजिट करने, नए एपिसोड की खबर लेने की आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम के लिंक आगे प्रसारित करें। यदि बिहार के सुधी दर्शक बेबाक मगर तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा।